आ जाओ बेटा। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पीपीबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 100 करोड़ में कितने कण है। ठीक है, इसमें जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र में थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 6 की हो जाए, 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो जब भी हम पीपीबी दे रखा हो तो मान लेते हैं हमारा बिलियन का संख्या या फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या मोल बटे किसका? कुल द्रव्यमान संख्या या फिर मोल इंटू 10 की पावर 9। इस सूत्र का यूज करेंगे तब जब हमारे पास पीपीबी दे रखा हो, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है? पार्ट्स पर मिलियन कि 10 लाख में कितने कण है, 100 करोड़ में कितने कण है, वो चीजें। ठीक है, चलो क्या तक आया। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा है, तो सुना तो है ना। वॉल्यूम भी हो सकती है, बट वॉल्यूम ले सकते हो, बट वॉल्यूम का इतना कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे लेना चाहो तो ले सकते हो। और वैसे वाला सर संख्या मोल से हम वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लेना चाहो तो ले सकते हो, बट वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपको संख्या ज्यादातर मिलेगी, ज्यादातर आपको संख्या दी जाएगी। अगर ज्यादा मन करेगा उनको द्रव्यमान या मोल देंगे, बट 90% केसेस में तुमको संख्या के ही क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। अब बोलो सर पीपीएम निकालना। हाँ। सर इस पे अलाउ क्यों, मतलब ये सब हम पुट कर सकते हैं? हाँ, ये सब हम पुट कर सकते हैं, ये चीज हमको दी जाए। अगर बिल्ले की संख्या दे दी जाए या द्रव्यमान दे दी जाए, ठीक है, कुल द्रव्यमान या संख्या पता हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमको इन 3 चीजों में से कोई सी एक चीज होगी तो इस सूत्र का यूज करेंगे और हम इसे निकाल सकते हैं। आप पूछो क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन सिंपल दे दीजिएगा, संख्या दे दीजिएगा, पीपीएम दे देगा, या फिर बोल देगा कि तुमको दे रखा है 340 पीपीएम दे रखा है। ठीक है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं 10 की पावर 9 अणु है मेरे पास, कुल अणु 10 की पावर 9। ठीक है, 340 ppm है तुमको उसकी सांद्रता। तो बताओ उसके अंदर कितने अणु है, किसके? एक एक या फिर प्रदूषण के। तो निकाल के बताओ इसके अंदर कितने अणु है। हाँ देखो, निकाल के बताओ सर, इस क्वेश्चन को निकाल के बताओ। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? हम तो दे रखा है 340 ppm है किसकी? ए की। ठीक है, टोटल यानी कुल अणु है मेरे पास 10 की पावर 9। तो एक एक अणु याद करें, एक ही अणु याद करो। देखो इस क्वेश्चन में निकालो। बिल्कुल सही संजय, पंकज थोड़ा सा दूर हो,
रो दे थोड़ा सा। तो आपको थोड़ा सा रो क्यों आ रहा है? बस वही करना है, सूत्र में डाल लेंगे ppm, जिसका निकालना है एक ही अणु बटे में कुल अणु into 10⁶। बिल्कुल सही है निशा। इसमें यहाँ पर दे रखा हमको 340। एक ही अणु हमको याद करने हैं। कुल अणु है मेरे पास 10⁹ और ये 6। ठीक है, यहां से यहाँ काटोगे तो यहाँ पे 10⁻³ बच जाएगा, यानी 1000। और ये 1000 इस साइड जाएगा तो मेरे पास अणु आ जाएंगे कितने? एक ही अणु आ जाएंगे 3,40,000 एक ही अणु। ठीक है पंकज बेटा, आपका रूम है। अनीशा, संजय, आप दोनों का सही है। ठीक है, सब मेरा कैसे आएंगे इस तरीके से? 10 की पावर 3। हाँ 10 की पावर 3 लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप सबको सबको क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल भी हमको तब समझ में आएंगे जब हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहे। ठीक है, धीरे 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 क्वेश्चन मॉडिफाई किए जाएंगे, घुमाए जाएंगे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? बोर्ड को क्लियर कर दो। अनीशा, पंकज, मुस्कान, संजय, सौरभ, गौरव। यस सर। और ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण और अपचरण के बारे में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हो तो क्या बोला जाता है इंग्लिश में? याद रखना, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, इसको बोला जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो अगर एक अभिक्रिया के अंदर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका उसी अभिक्रिया के अंदर किसी का अपचयन भी होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऑक्सीकरण हो जाए और अपचयन ना हो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे पास अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया दे रखी है, उस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, किस तत्व का हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है, हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको सर्टेन बातें, कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑक्सीकरण में किसका योग होता है? तो किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का योग, वो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीजन का योग। अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो क्या हो रहा है उसका?
ऑक्सीडेशन, वहीं पर अपचरण, अपचरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग, किसका योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, अब आपसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट में, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए मैं क्वेश्चन आता होगा मन में कि सर बाकी तत्व भी तो है, बाकी सारे अणु भी तो है, बाकी सारे हमारे पास, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया गया। तो याद रखना, जब सबसे पहले जब हमको पता चला ऑक्सीजन और अपचयन के बारे में, उस समय 1800 के आसपास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे तत्व थे जो बाकी सभी तत्वों से क्या कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अभिक्रिया शो करते हैं। तो हमने देखा कि जिन तत्वों में ऑक्सीजन जुड़ रहा था उनकी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हमने, ऑक्सीकरण, और जिन तत्वों में हाइड्रोजन जुड़ रहा था उन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, टाइम चला, आगे बढ़ा, तो उन्होंने पाया ठीक है सर, ऐसी भी हमारे पास अभिक्रिया थी जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा था, वियोज हो रहा था, नया निष्कासित, हटाया जा रहा था, तो उस वाली अभिक्रिया को क्या बोलेंगे। पहले तो हमने योग जान लिया सर, जुड़ने वाले, अब इनका निष्कासित यानी हटाना। तो हमने पाया क्या, हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का योग है, हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहीं से मिलकर इसमें भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या था, निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन हट जाएगी। ठीक है, टाइम आगे बढ़ता गया और देखा, पाया गया कि हमारे पास ऐसी भी अभिक्रिया है, क्या है, जिनमें अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, आप सबको पता है ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऐसा ना। तो पाया गया कि ऐसे ही और भी तत्व है विद्युत ऋणात्मक। तो ऑक्सीजन जैसे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अगर वो योग होंगे किसी अभिक्रिया के अंदर, योग हो रहे होंगे किसी अभिक्रिया के अंदर, वो किसके अंदर डाल, ऑक्सीकरण के अंदर डाल रहे हैं या फिर अपचयन के अंदर, तो उन्होंने डाल दिया किसके अंदर, बिल्कुल। तो ये कौन थे, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग किसके अंदर आ गया, ऑक्सीकरण के अंदर। फिर वहीं पर अब हमारे पास ये भी पता है इसके अंदर क्या आता है, अपचयन के अंदर विद्युत ऋणात्मक तत्व, उनका योग होगा तो वो किसके अंदर डाल देगा, बिल्कुल। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर इसका उल्टा भी चलने लग गया सर, इसका वियोग, यहाँ पे क्या करेंगे, निष्कासन, इसका निष्कासन विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन, चलता क्या, तो ये बताया गया इसके अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर। ठीक है, तो सबको समझ में आया? आप सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या चीज बताई जा रही है? ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें भी वही देख लेंगे हम।
यहाँ पर क्या रहेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन। कोई बात नहीं समझे, अभी सारे एग्जाम्पल से समझाए जाएंगे सारे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी तो सबकी एग्जाम्पल भी लिखूंगा ताकि आपको समझ आए। पहले आप लिख लो सारी बातें एक साथ, फिर हम उसको समझ में आएगा। पांचवा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ऑक्सीडेशन याद करने का तरीका, सर निष्कासन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या योग हो, तो वो कैसे पता करें? तो आप याद रखना, ऑयल, ऑयल का मतलब, और दूसरा यहाँ पर याद रखना रो। सर ऑयल का मतलब क्या होता है? ऑयल मतलब ऑक्सीकरण, एल मतलब लूज या निष्कासन, ठीक है। ऑयल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और एल का मतलब आपका लेगा लूज, ठीक है। तेल, तेल का रोग, ये रोग है हमारे पास, आर मतलब और जी मतलब गेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गेन करेगा सर? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये रिडक्शन होगा और ये यहाँ पर गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही हमारा फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निष्कासित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, निष्कासन मतलब जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास से जाएंगे तो तुम्हारे पास कमी हो जाएगी, हो गए यानी लॉस हो चुके। वहीं पर इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का योग। ये क्या जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का योग आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो चीजें और है, दो तीन पॉइंट और है, वो और हम समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। पेपर को लिख लो और फिर हम आगे चलते हैं। चलो 6 पॉइंट इसका यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका ऑक्सीकरण का। 6 पॉइंट में हमारे पास क्या देखा? चलो पहले लिख लो, हो गया? ठीक है। अब काफी सारे कह रहे हैं कि सर हमको इनके उदाहरण चाहिए, ठीक है। उदाहरण से एक बार इनको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? उदाहरण से समझ ले। चलो देखो, ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं, तो फिर इनके उदाहरण देखते हैं और देखना इनके लिए इस बात जो हमने अभी समझी है वो सारी बातें के उदाहरण सहित समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर देखना, ठीक है। पहले वाले का ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग हम सब पढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी धातु के अंदर ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुड़ा है। तो धातु का ये आकर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम धातु क्या हो रहा है? ठीक है, तब तो समय पहला वाला यही चीज थी, ये लिखा हुआ है हमने, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे किसका बताओ? हाइड्रोजन का योग। जब हम हाइड्रोजन के योग की बात करते हैं तो आप सब यहाँ पे लिखोगे सल्फर हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस बनाता है? H2S बना लेता है। यहाँ पर सल्फर में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, सुनो, हाइड्रोजन में सॉरी सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जुड़ना है योग हो गया, योग यानी ये क्या है?
अपचयन है, ठीक है। पंकज बेटा ये नहीं, अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपने स्टार्टिंग में ही क्या बात बोली थी कि अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो यानी ऑक्सीकरण हो तो उसके अंदर अपचयन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो सर आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दिखा दिया, ऑक्सीकरण दिखा दिया, अपचयन कहाँ दिखाया, दिखाया हमने? थर्ड पॉइंट क्या लिखा आपने? विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है ना? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण हो और अपचयन ना हो। समझ में आया? नहीं आया? पंकज बेटा आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज हो रही है, बट हमने उदाहरण किसका पढ़ना था? ऑक्सीकरण का, इसलिए मैंने सिर्फ उसे ऑक्सीकरण आपको दिखाया, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अपचयन नहीं हो रहा। बेटा उसका बेटा बोलना चाहते हो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो सिमिलरली और तुम यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। सल्फर के अंदर हाइड्रोजन का, ये सुनो, हाइड्रोजन ने किसका, सल्फर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, तो यानी ये क्या है बात, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो जैसे कोई भी अभिक्रिया नहीं है जिसके अंदर ऑक्सीकरण हो और अपचयन ना हो। ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन भी हो रहा है किसी का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये उदाहरण में इसलिए बाद में लिख देता था ताकि आपको सारे पॉइंट पहले पता थे, ठीक है। अगर मैं पहले लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले मुझे सारे पॉइंट जानने जरूरी थे। अब दूसरी बात देखोगे, हाइड्रोजन का निष्कासन, अब हम सब ने पढ़ी है HI, ये बन जाता है किसमें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में। अब यहाँ पर तुम देखोगे आयोडीन, आयोडीन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कौन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पर तुम देखोगे इस केस में हम बात करें, हमारे पास क्या है, CuO, कार्बन, कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन हमने ले लिया परमाणु, इनका जब अभिक्रिया होगी तो हमारे पास कॉपर और कार्बन ऑक्साइड ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉपर में से ऑक्सीजन चला गया, निष्कासन हो गया, तो यहाँ पर कॉपर धातु का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। सभी को समझ में आया? और वहीं पर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर सर ऑक्सीजन ना लेके, ऑक्सीजन कौन से ले लेते, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, उसका योग हम सब पढ़ते हैं
आयरन प्लस Cl2 gives us FeCl2। आयरन में क्लोरीन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन का, क्लोरीन में कौन जुड़ रहा है, विद्युत घर्षणात्मक। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। किसके, किसको समझ में आ रहा है, किसके माइंड के ऊपर से जा रहा है, ऐसा कोई है, सभी को समझ में आ रहा है अभी तक सारी बातें। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं पिछले सालों में, ठीक है। अब यही पे वही बात है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, तो किसका यहाँ पर भी हो रहा है, एक सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में ना आया हो, बताओ। अनिशा, मुस्कान, पंकज, संजय, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आते जा रहे हैं कैसे ये हमको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको इसकी सरल, इस सिंपल मेथड भी बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी बता पाओगे कि किसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके अंदर अपचयन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर आप देखोगे, इसी को आप यहाँ पर भी लिख दें, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के अंदर अपचरण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे किसकी, इसकी यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसको क्या करना है, निष्कासित करना है। तो हमारे पास अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लोरीन क्या कर रहा है, विद्युत घटात्मक को निष्कासित कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बिल्कुल संजय, ठीक है। ऐसी रिएक्शन, देखो एक बात आ रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब तुम देखो रेडॉक्स रिएक्शन बना हुआ ही खुद दो वर्ड से है, रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो आप नोटिस करोगे जितनी भी हमने अभी अभिक्रिया पढ़ी है सभी के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई अपचयन हो रहा है ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे क्या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे सोडियम Na पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये क्या है ऑक्सीकरण। वहीं पर क्लोरीन हम सबको पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है क्लोराइड आयन। तो इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, चलो फिर आगे देखते हैं। अब 2 पॉइंट और रह गए, 2 पॉइंट और समझने हैं आपको इससे रिलेटेड, और फिर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखेंगे। तो वो सबसे आसान बनाते हैं कि हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। लिख लो इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम बाकी के पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? मुस्कान, अनिशा, संजय, सौरभ, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे रख देते हैं। 2 पॉइंट और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसके आगे के जो 2 पॉइंट हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो फिर बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोट डाउन कर लो तब तक। हो जाए तो बता देना। ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।